Hello students, welcome to my channel MGE, the easiest and finest way to learn mathematics, जहां आप तो पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान से शब्दों में। तो हमने कल के वीडियो में रिलेशन की बात की थी, व्हाट इज रिलेशन, है ना। तो ये चैप्टर नंबर आपका 12th का 1 है और इसका ये सेकंड वीडियो है। तो हमने सीखा था कि रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन, सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है और नंबर ऑफ रिलेशन के फॉर्मूले फ्रॉम ए टू बी, सेट ए टू बी में, उसके डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में भी सीखा था। होप कि आपको ये सारी बातें याद होगी क्योंकि वो सारा काम आज आना है हमारा। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन मतलब कितने तरह के रिलेशन होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस आर देयर, 3 तरह के रिलेशन होते हैं। हम लोग तीनों को बारी बारी से पहले समझेंगे, फिर मैं एक टेबुलर फॉर्म में आपको तीनों का नक्शा बना करके दूंगा ताकि आपको वो आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले बारी आती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमारे को ये रिफ्लेक्सिव टर्म जो मिला है वो मिला है रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, आपको पता है कि मिरर में जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप अपने छवि को देखते हैं, मतलब तस्वीर देखते हैं अपनी या अपनी परछाई का है, तो वो उसको बोला जाता है इमेज। तो जब आप खड़े होते हैं तो आप ही का इमेज बनता है। तो बिल्कुल जैसे ये हमने ये रखा मिरर के सामने तो बिल्कुल यही मिलेगा आपको, जिसके जगह पे कोई दूसरा हाथ नहीं आने वाला। तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगा। तो ये रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों हूबहू क्या है, आपस में सेम हो, जैसा ये है वैसा ही ये है, तो दोनों हमारा सेम हो। तो अगर कोई एक ही तरह के दो बंदे, एक ही बंदे मतलब एक ही तरह के दोनों बंदे किसी रिलेशन में हैं, है ना, तो वो हमारा रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। बिल्कुल ये देखिए आपस में बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर ये ए है तो ये बी नहीं हो सकता, ये भी क्या होगा, ए होगा। हम लोग लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अच्छा, अब लोग आज जो बात करेंगे अभी फिलहाल आज की वीडियो में, वो हम लोग बात करेंगे रिलेशन ऑन सेट ए, है ना। रिलेशन, जो भी रिलेशन की बात करेंगे वो ऑन सेट ए, है ना, एक ही सेट की बात करेंगे। कल हमने बात करा था रिलेशन फ्रॉम सेट, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी की बात करी थी। तो आज हम लोग जो बात करेंगे रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए की बात करेंगे। तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होता था, रिलेशन सबसेट होता था ए क्रॉस बी का। आज हमारा अभी फिलहाल क्या होने वाला है, रिलेशन सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए। तो ऑब्वियसली बात है कि अब अगर ए क्रॉस ए का होगा तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला यहाँ पे कुछ अलग तरीके से डेवलप होता है। तो देखते हैं हम लोग वो कि नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए, है ना, रिलेशन ऑन सेट ए। तो सेट ए का मतलब फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो इज इक्वल टू 2 के पावर n स्क्वायर। पहले तो ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह से लिख लें, फिर इसके बारे में बात करते हैं। कल हमने बात करी थी नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज इक्वल टू 2 के पावर m इंटू n, जहां पे n क्या होता था, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और n क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो जब यहाँ पे दोनों ही सेट क्या है, सेम है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 2 के पावर n इंटू n ही तो होगा। तो जब ये दोनों ही n हमारा सेम है तो हमारा नंबर ऑफ रिलेशन इन सेट ए हमारा क्या होगा, 2 के पावर n स्क्वायर, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। क्लियर है। और ये इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि इससे एक क्वेश्चन आया था, एक सेट में क्या था, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए, दूसरे सेट में एक्स्ट्रा एक और क्वेश्चन आया था नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के। तो ये सारे फॉर्मूले मैं शॉर्ट में आपको आराम से बना करके बॉक्स में बना करके लिख करके दूंगा। तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। चलिए, तो पहले मैंने आपको ये लिख दिया है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, कब होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ पे पहले आप लिख लें, फिर हम लोग एक एग्जांपल, एक सेट हमने लिया है ए
जिसके एलिमेंट है 3, दैट इज 1 2 3। इसी से के एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। ध्यान रहे कि ये सारे एग्जांपल से ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी बशर्ते कि थ्योरेटिकली। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, इफ a, बिलोंग्स टू r, if a, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, है ना, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, तो इसका दूसरा सिंबल कुछ इस तरह से बनेगा। मतलब अभी समझा रहा हूं, अब ध्यान रखो। यहां पे क्या है, a बिलोंग्स टू r, मतलब a और a कुछ इस तरह से रिलेटेड है ना, a और a आपस में रिलेटेड है, और वो a क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए a का सेट, जो भी बात हो रही है, और उसके सारे एलिमेंट का होना चाहिए। एग्जाम्पल अवेटेड है, थोड़ा ध्यान रखिए। इसी का दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, इफ a रिलेटेड टू a फॉर ऑल, ये सिंबल किसका है, फॉर ऑल का। तो सिंबॉलिकली भी आप धीरे धीरे समझते जाएं, तो a मतलब a इज रिलेटेड टू a, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। अच्छा, ये वाला सिंबल आपका ज्यादा यूजफुल तब होगा जब हम लोग दो सेट की बात करेंगे, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर हमारा बनेगा एलिमेंट a क्रॉस b का, है ना, a टू b में हम लोग ये ज्यादा कामयाब है इसमें। हालांकि आप यहीं से सीखते जाएं तो वहां पे समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन है। अब इसका मतलब क्या है, अब यहां देखें, एग्जांपल लेते हैं हम लोग r1 r2 r3 के फॉर्म में। ये r1 है। अच्छा, a क्रॉस a को आप इमेजिन कर लें, कितने एलिमेंट्स होंगे इसके, a क्रॉस a के 3 एलिमेंट्स है, तो 3 into 3 दैट इज 9 एलिमेंट्स। कैसा कैसा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये लिखना नहीं है, ये आपको दिमाग में थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक चलना चाहिए। जैसे ही सेट ए दिखा, आपका इसका क्रॉस आपको दिखना चाहिए यहाँ पे कि इसमें क्या क्या क्रॉस में क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। 1 1 1 2, फिर 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। देयर आर 9 एलिमेंट्स। अब हमारा कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि ये दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 1, ठीक है, दोनों क्या है हमारा सेम है। 1 1 इस रिलेशन में है, इसका मतलब ये हुआ 1 1 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 1 1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। 1 इज रिलेटेड टू 1। सारे सिंबल समझते जाए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर ये चैप्टर आगे बिल्कुल भी समझ में आना बंद हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है यहाँ पे, अच्छा अभी इसमें क्या है, a जो है किसका एलिमेंट है, अभी 1 हमने लिया है, लेकिन यहाँ क्या बोले यार, फॉर ऑल a, मतलब इसका 2 का जो ऑर्डर पेयर है, तो 2 2 इस रिलेशन के अंदर है, मतलब 2 2 बिलोंग्स टू r एंड 2 रिलेटेड टू 2 अभी तक रिलेशन में है। और यहां पे क्या है हमारा 3 3। ये देखिए हमारा कंडीशन क्या था कि सारे a का एलिमेंट होना चाहिए, है ना, a के सारे एलिमेंट के सेम ऑर्डर्ड पेयर, देखिए सेम ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। a बिलोंग्स टू r, मतलब सेम पेयर, ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा किसको, r को, मतलब उस रिलेशन के अंदर रहेगा, तभी ये रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। तो बताएं ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। यस सर, इट इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा एग्जांपल लें, r2 1 1 2 2 3 3 1 2 3 1। अब ध्यान से देखिए, क्या ये हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। फॉर ऑल ए के सारे एलिमेंट के सेम ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होना चाहिए। तो सेम हमारा क्या है, 1 1 है, 2 का सेम 2 2 है, 3 का सेम 3 3 है। सर यहाँ पे 1 2 भी है, 3 1 भी है, तो ये मना तो करा नहीं, है ना, यहां पे कहीं नहीं बोला कि ओनली a होना चाहिए, है ना, ओनली a की बात नहीं कर रहा, बोल रहा a हमारा रिलेशन में होना चाहिए, बाकी कोई है या नहीं है लीस्ट बॉर्डर हमारे को मतलब नहीं है, हम रिफ्लेक्सिव होंगे। तो चलिए, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या सवाल उठ रहा है, मैं अभी आपको क्लियर कर दे रहा हूं। चलिए दूसरा रिलेशन हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं।
1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,3, चलिए इसको नहीं लेते, 1,4। अब बता ये रिफ्लेक्सिव है? सर बिल्कुल होगा। 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, आपने बोला है तो है। लेकिन यहां पे 1,2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1,4 है, 1,4 है, सर आपने बोला था कुछ भी हो, तो कुछ भी हो हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चों? रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो पहले वो रिलेशन होगा तभी तो हम देखेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है। ये तो रिलेशन ही नहीं है क्योंकि ये बाहर के बंदे आ गए। इसको आप क्रॉस करके देखो कहीं 1,4 आ रहा है, ये तो सबसेट होगा ही नहीं है क्रॉस ए का। तो दिस इज नॉट अ रिलेशन, ये रिलेशन ही नहीं है, नॉट अ रिलेशन। किसके कारण से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1,4। ये आउटसाइडर है, ये हमारे घर के बंदे नहीं। क्लियर हो गया? तो ये रिलेशन ही नहीं है तो रिफ्लेक्सिव का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। R3 1,1, 2,1, 3,2, 2,2, 1। देख के बता, बिल्कुल अब आपको आसान हो गया होगा। देखिए पहले यहां देख लें आप, 1,1 ढूंढे है, 2,2 ढूंढे है, 3,3 ढूंढे नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। वाई? ड्यू टू 3,3 इज एब्सेंस, एक मेंबर इसका गायब है। ठीक है, एब्सेंट। कंडीशन क्या है? फॉर ऑल ए के सारे एलिमेंट के सेम ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए, है ना। तो ये हमारा एब्सेंट है कौन? 3,3 नहीं है। आप अटेंडेंस लगाओगे ना, 1,1 है जी, यस सर है, 2,2 है जी, यस सर है, 3,3 है जी, कोई जवाब नहीं आ रहा। यहाँ पे तो प्रॉक्सी अटेंडेंस भी नहीं लग रही, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं। अब बात आई कि इन दोनों रिलेशन में, दो रिलेशन मैंने आपको दिया जो दोनों रिफ्लेक्सिव था। एक तो रिलेशन ही नहीं था और एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं था क्योंकि 3,3 एलिमेंट हमारा उसके अंदर मौजूद नहीं था। अब इन दोनों रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, इसमें और इसमें। ये भी रिफ्लेक्सिव है, 1,1, 2,2, 3,3 है, ये भी रिफ्लेक्सिव है, 1,1, 2,2, 3,3 है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर भी हैं ए क्रॉस ए के, लेकिन है तो वो रिलेशन में। तो रिफ्लेक्सिव कभी मना नहीं किया कि सिर्फ हमारा सेम ऑर्डर्ड पेयर, सिर्फ ध्यान दें, सिर्फ हमारा ऑर्डर्ड पेयर सेम ऑर्डर्ड पेयर वाले होने चाहिए, दूसरा अलाउड नहीं, कभी नहीं बोला। तो अब यहाँ पे क्या है, एक और बंदा उठ के खड़ा हो, है ना, इसी का पार्ट में ले रहा हूं, अलग से मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि रिलेशन तीन ही तरह के हैं आपके। एक आइडेंटिटी रिलेशन है। अब आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। अब इसका क्या क्राइटेरिया है? इफ ओनली A, A belongs to R, for all A belongs to A। और इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन देखें, इफ ओनली A related to A, for all A belongs to A। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आपने यहां लिखा तो आपको यही लिखना पड़ेगा, आप फॉर ऑल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब यहां क्या फर्क पड़ गया? देखिए रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव पे ये ओनली कहीं नहीं यूज हुआ है। अब ये बोल रहा है कि ओनली हम सेम ऑर्डर्ड पेयर वाले हम लोग रहेंगे तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, अदरवाइज हम आइडेंटिटी रिलेशन कतई नहीं कर रहे। क्लियर है? तो यहां पे आप देखें इन दोनों में कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन हुआ? सिर्फ 1,1, 2,2, 3,3 किसमें है? इसमें है।
तो दिस रिलेशन इज आइडेंटिटी टू, है ना, आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव के साथ साथ आइडेंटिटी भी है। तो रिफ्लेक्सिव तो है ही है और साथ में बहुत स्ट्रिक्टली इसने रूल को फॉलो किया, सीरियसली दिल पे ले लिया कि भाई हम तो सेम वाले ही रहेंगे, दूसरे को आने नहीं देना। तो ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्लस आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि इसमें दूसरे बंदे भी आ गए। इसका मतलब कि रिफ्लेक्सिव के अंदर ही हमारा क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो आइडेंटिटी जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, है ना। आइडेंटिटी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और दूसरा एक कोड चलेगा कि ऑल आइडेंटिटी रिलेशन, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव। अगर ये आइडेंटिटी हो गया इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर नॉट आइडेंटिटी। तो ये एक कोड बन गया हमारा कि सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे आइडेंटिटी नहीं हो सकते, जबकि सारे हमारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होंगे। तो ये आप एक बॉक्स में बना कर रख लें। और एक सिंबॉलिकली, क्योंकि आजकल बोर्ड वाले बहुत ही उटपटांग क्वेश्चन दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन गया कोड, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो कि आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग अगला रिलेशन पे चलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए, सेकंड रिलेशन है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन आया वर्ड सिमेट्री से। सिमेट्री का मतलब हम लोग एक तरह से कंपेयर कर सकते हैं किसी भी चीज को। जैसे अगर आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री का रेफरेंस दूं, शायद आपने 9th में थॉमसन मॉडल पढ़ा था। तो थॉमसन ने क्या लिया था कि एक सिमेट्री देखी थी, है ना, कि हमारा सूरज गोल है, चंदा गोल है, धरती गोल है। तो इन सब ये सब जिस मटेरियल से बने होंगे, दैट इज एटम से, वो भी क्या होगा, गोल होगा। अब एक और सिमेट्री को पहचाने, सन के चारों ओर चक्कर लगाता है प्लेनेट, प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाता है उनके सैटेलाइट। तो एटम के अंदर भी, क्योंकि एटम हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना किसी भी मैटर का है, तो उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर चक्कर लगाता है कौन, इलेक्ट्रॉन। एक ये सिमेट्री का एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा ऑब्वियसली, कि जब करंट मूव करता है, करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो करंट के मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा तो करंट पैदा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर से सुने, अगर ये होता है मतलब करंट मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो उसी तरह से अगर मैग्नेट मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाना, सॉरी करंट बन जाना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा तो क्या बन जाएगा, हमारा करंट बन जाएगा। उसी तरह से अगर ऐसा होने से ऐसा हो रहा है तो ऐसा होने से भी ऐसा होगा। अजीब सी बात है ना। तो इसी को बोलते हैं सिमेट्री। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया करंट का, करंट फ्लो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हुआ, करंट पैदा हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसी तरह से यहां पे सिमेट्रिक का ध्यान से देखिए, इफ A, B बिलोंग्स टू R, ऐसा होने से ऐसा हो रहा है, तो कैसा होने से इसको पलट दे, सिमेट्री, है ना, सीधा सिमेट्री। तो क्या हो जाएगा, ये पलटी मार देगा, ये इसके जगह पे ये आया ना, इसके जगह पे ये आया। तो अगर A, B बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो B, A भी बिलोंग करेगा रिलेशन को, तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा, मैंने पहले ही आपको बोला, पहले इस चीज को दिमाग के अंदर फिट कर ले कि अगर A, B बिलोंग्स टू R है तो B, A बिलोंग्स टू भी R होना चाहिए, तभी ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और ध्यान से देखें,
फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, ऑब्वियसली ए और बी ए से ही आएंगे, बाहर से आएंगे तो वो रिलेशन होगा ही नहीं। तो समझे यहां पे कि इसमें और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है, कि रिफ्लेक्सिव में कंडीशन था फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यहां पे ऑल का कहीं भी जिक्र नहीं है, नो ऑल, है ना, ऑल इज मिसिंग, यहां पे ऑल का कोई चक्कर नहीं है, यहां पे ऑल इज मिसिंग। रिफ्लेक्सिव में क्या था, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए के सारे एलिमेंट के सेम ऑर्डर पेयर होने चाहिए तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, अगर ऐसा हुआ तो ये भी होगा, अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, अगर 1 कॉमा 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो 2 कॉमा ए को भी रिलेशन बिलोंग करेगा, तभी हमारा वो सिमेट्रिक बनेगा। अगर 1 कॉमा 2 नहीं है तो 2 कॉमा 1 भी नहीं चाहिए हमारे को। बात आ रही समझ में? तो ऐसा नहीं कि इसके सारे हमारे एलिमेंट चाहिए। तो एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। रिलेशन नंबर 1, 1 कॉमा 2, 3 कॉमा 2, 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 3, 1 कॉमा 3, 3 कॉमा 1। चलिए, अगर एक है तो ही दूसरा ढूंढना है, अदरवाइज नहीं। देखिए 1 2 है तो क्या 2 1 है, सर है। 3 2 है तो क्या 2 3 है, यस सर है। 2 1 है तो क्या 1 2 है, बिल्कुल देख लिया आपने। 2 3 का और रिवर्स देखा हमने। 1 3 है तो 3 1 है। कोई ऑर्डर्ड पेयर अकेला नहीं है, हर एक का रिवर्स मौजूद है। जो एक पेयर आ गया उसका भी रिवर्स मौजूद होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा वो सिमेट्रिक। अगर एक मौजूद है उसका रिवर्स मौजूद नहीं है तो दैट इज नॉट सिमेट्रिक। तो यस सर, ये हमारा सिमेट्रिक है। एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 3 कॉमा 2, 2 कॉमा 1। यहाँ पे एक में 1 कॉमा 1 डाल देता हूँ और यहाँ पे ये 2। चलिए हाजिरी लगाएं, अटेंडेंस लगाएं, कौन है, कौन मौजूद है, कौन नहीं है। तो आवाज आई, 1 2 का रिवर्स 2 1 सर है, 2 3 का रिवर्स 3 2 सर है। 2 1 का तो देख लिया हमने, 1 1 का रिवर्स नहीं है। तो 1 1 का रिवर्स होता क्या, अगर होता भी तो 1 1 का रिवर्स क्या होता, 1 1। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या करा, सेट में एलिमेंट को रिपीट करते हैं क्या, नो। एक एलिमेंट सेट में 2 बार रिपीट नहीं होता है। तो ये 1 1 नहीं भी हो करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। मतलब अगर ये 1 1 है तो समझ लीजिए इसका रिवर्स भी इसके अंदर मौजूद है। 1 1 का रिवर्स 1 1 होता है, उसको दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है। द 1 1 इज मोर देन सफिशिएंट टू प्रूव इट्स सिमेट्रिक। तो इसका रिवर्स ये, इसका रिवर्स ये, इसका रिवर्स खुद ही। तो क्या सिमेट्रिक हो गया, जो है उसका सिमेट्रिक हमें ढूंढना है। यस चलिए, R3 1 1 2 2 3 3। बताएं क्या ये सिमेट्रिक होगा? सर ये तो आइडेंटिटी हो गया। यस, आइडेंटिटी हो गया। ये तो रिफ्लेक्सिव भी है। यस, रिफ्लेक्सिव भी है। क्या सिमेट्रिक है? 1 1 का रिवर्स यही है, 2 2 का रिवर्स यही है, 3 3 का रिवर्स यही है। मतलब कुल मिला के तीनों का रिवर्स मौजूद है। तो ये हमारा सिमेट्रिक होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन इज बोथ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, है ना, बोथ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो नोट बना करके लिख लें इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी रिलेशन, है ना, आइडेंटिटी रिलेशन reflexive as well as symmetric.
सर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा क्या? सोच के बताएं। अगर यहाँ पे मान ले 2 1 आ जाए तो 2 1 का ऑर्डर पेयर मिसिंग है। अगर यहाँ पे एक हमने ऐड कर दिया 2 1 तो रिफ्लेक्सिव तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्या वो सिमेट्रिक होगा? जब तक 2 1 का रिवर्स नहीं आएगा नहीं होगा। तो आप ये स्टेटमेंट मत बना लेना अपने आप की रिफ्लेक्सिव का भी क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल दे दें। 1 1 2 2 3 3 2। बताएं जो अभी बोला 1 1 का है, 2 2 का है, 3 3 का है, 2 1 का रिवर्स 1 2 इज एब्सेंट। Therefore it is not symmetric। और कोई तरह का एग्जांपल दिमाग में अगर आ रहा है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें, कोई दिक्कत नहीं, इसके अलावा आपका कोई एग्जांपल बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, ये हमारा सिमेट्रिक। अच्छा, इसमें ये चीज समझ लें, ये डबल इंप्लीकेशन का साइन है कि अगर ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी क्या होगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा। फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए बी, ऑल का कहीं भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते। चलिए अगला रिलेशन है हमारा ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव रिलेशन जो आया है वो वर्ड ट्रांजिट से आया है। ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट, ट्रांजिट, ट्रांस, ट्रांस जमुना, तो ये सारे क्या है, रिलेटेड वर्ड। जमुना के पार क्या हो गया, ट्रांस जमुना। मतलब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो हम क्या है, इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में है ना, कहीं पहुंचे नहीं है, दैट इज वी आर इन ट्रांजिट। यहां से दिल्ली से मनाली के लिए चले तो अगर हम लोग शिमला तक अगर जाते हैं तो वी आर इन ट्रांजिट, हम लोग डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे। चलिए दो बंदे साथ में चलते हैं, ए और बी चलते हैं, चले रास्ते में क्या करा, बी ने पकड़ लिया सी को, है ना, बी क्या हो गया, सी के साथ पेयर बना लिया। अब बी और सी जाने लग गया, तो शुरुआत कहां से था, ए से शुरुआत था, बी आया, बी के बाद सी आया, डेस्टिनेशन इज सी। तो दिल्ली मनाली, है ना, ए और सी, ये क्या हो गया, अगर ये मिल गया हमारे को तो रिलेशन ट्रांजिटिव। थोड़ा समझना मुश्किल है, ध्यान से देखें। ये क्या है, ए और बी साथ में चले, चलते 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 बी ने किसको पकड़ लिया, सी को, है ना। उसके बाद अब ए और बी, बीच में कौन है, गैप, इसको गायब कर दो तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट ए और सी मिल गए, बीच में बी को इस्तेमाल करके छोड़ दिया, ये रास्ते में रह गया। शिमला लाइज इन द ट्रांजिट, है ना, बीच में रह गया और इन दोनों का मिलन हो गया। हम दिल्ली से चले थे, मनाली पहुंच गए, बीच में शिमला में स्टे करा, खाना पीना खाया, खत्म कहानी, इसका काम खत्म, हम पहुंच गए मनाली। तो ए और सी, तो यही कहानी है हमारी ट्रांजिट रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहां क्या है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड, ध्यान से सुनना, ये एग्जाम्पल क्या, जब क्वेश्चन करेंगे तब ये ज्यादा समझ में आता है, एग्जाम्पल से भी इतनी बात नहीं बनती। तो ये हमारा ए, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो बी गायब कर दो, देन ए कॉमा सी शुड आल्सो बिलोंग्स टू आर। फॉर ए बी सी ऑब्वियसली कहां से आना चाहिए, ए से आना चाहिए, नहीं तो रिलेशन ये होगा ही नहीं। उसी तरह से ए आर बी एंड बी आर सी, बी सी से रिलेटेड है तो ए किससे रिलेटेड हो गया, सी से। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो क्या ए सी का भाई होगा, ध्यान से, हो सकता है ए बहन हो तभी तो बी उसका भाई है। चलिए ये हम लोग क्वेश्चन में करेंगे ये सब चीज, ठीक है। तो अगर हमारा ए कॉमा बी और बी कॉमा सी दोनों रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो ए कॉमा सी क्या करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा, तभी हमारा ट्रांजिटिव। अब जैसे ध्यान से सुने आप, अब जरा तीनों को एक साथ एनालाइज करें, अगर आपने तीनों लिखा है तो ए में कोई कंडीशन नहीं था, सॉरी रिफ्लेक्सिव में
कोई कंडीशन नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला हमें ऐसा चाहिए, मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देन वी आर रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या बताया, एक कंडीशन बताया कि अगर ऐसा होगा तो हमें ऐसा चाहिए। रिफ्लेक्सिव में कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि हमारी ये जरूरत है। सिमेट्रिक थोड़ा सा लीनियंट हुआ, बोला हाँ अगर ये चीज है तो हमारे को ये चीज भी चाहिए, वो हो गया सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव एक कदम और निकला, भाई ये है ये भी है तो हमारे को ये दे दो, है ना, ए बी है बी सी है तो हमारे को ए सी दे दो, तो हम ट्रांजिट। अब जैसे कि ए बी होता था तभी हम लोग बी ए ढूंढते थे, उसी तरह से ए बी होने के बाद बी सी होना चाहिए, बी से स्टार्ट होने वाले टर्म होने चाहिए, फिर वो हमारा ए सी का टर्म माना जाएगा कि ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल डिक्लेयर्ड एज ट्रांजिट। क्वेश्चन करेंगे तो ये वर्ड समझ में आएगा, अभी हम इसके पचड़े में नहीं पढ़ेंगे। चलिए अब यहां पे एग्जांपल लेते हैं। R1 1,2 2,3 1,3। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो समझने में। तो क्या लग रहा है, ए कॉमा बी है ना, अब ये बी से स्टार्ट हो गया, ए और सी का मिलन हो गया यहाँ पे, ठीक। तो ये क्या हो गया, ए कॉमा बी था तो बी कॉमा सी था, फिर हमारे को ए कॉमा सी मिल गया, यस इट इज ट्रांजिट। R2 2,3 3,1 2,1, बोलिए है 2,3 3 से स्टार्ट होने वाला, यस सर। एक और एग्जांपल R3 1,2 2,1 1,2 1,3 ले लेते, 1,3 2,3। आराम से ढूंढना, जल्दबाजी नहीं करना। क्या लगा आपको पॉज करके, ये देखो कोई जरूरी नहीं है कि 2 यहीं से स्टार्ट हो, 2 कहीं और भी तो हो सकता है। ये देखो 1,2 2 से यहां स्टार्ट हो रहा है, आप सारे एलिमेंट में ढूंढेंगे, ये नहीं कि उसका साथ खड़ा हो जाए एकदम, नहीं, कहीं भी हो सकता है ये। तो 2,3 था, तो अब हमारे को 1,3 मिल रहा है इधर, ये देखिए है ना, 1,3 कहां है, यहां है, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांजिटिव हो गया। अब ध्यान से देखना इसको, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। 1,2 2, सोच के जवाब दें पॉज करके। 1,2 2, सर यहाँ तो 3 एलिमेंट है, सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखें, अभी मैं इस ब्रैकेट को ना हटा देता हूं। 1,2 2,2 है ना, 1,2 2,2, तो 2 से 2 स्टार्ट है, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, 1,2 चाहिए। अब 1,2 ये खुद ही तो है, इसको लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, तो ये हमारा लिखा नहीं जाएगा, ये समझा जाएगा। देखें ध्यान से, 1,2 2,2 ऑलरेडी क्या है, ये 1,2 मौजूद है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। फिर से समझें इस चीज को, इसीलिए मैंने इसको बाहर लिख करके दिया। बेटा 1,2 था, 2 से स्टार्ट होने वाला 2 2, तो अब हमारे को 2 बीच में ड्रॉप कर दिया, हमें क्या चाहिए 1 2 चाहिए, मतलब ये चाहिए। सर ये नहीं है, ये कैसे नहीं है, ये है तो सही, इसको रिपीट थोड़ी कर सकते हैं, जैसे सिमेट्रिक में बोला था 1,1, यस इट इज सिमेट्रिक। 1,1 को दोबारा ढूंढने की जरूरत थोड़ी ना, तो ये सिमेट्रिक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। एक और एग्जांपल, 1,2 2,3 3,1 1,3। ध्यान से देखो, 1,2 2,2 2 शुरू हो गया, तो 1,3 है क्या, सर है। अब यहां देखिए 1,3 3,1 है ना, तो 1,3 है, 3,1 है, ध्यान से देखें, तो ये बीच में ड्रॉप हो गया,
3 ड्रॉप हो गया, हमें क्या चाहिए? 1 1 चाहिए। एब्सेंट है ना, 1 1 इज एब्सेंट, नॉट ट्रांजिटिव। अगर ये 3,1 नहीं होता है ना, अच्छा ये 1,3, तो अगर ये 3,1 नहीं होता तो 1,3 ऑलरेडी क्या था, खुशी खुशी रह ही तो रहे थे। 1,2, 2,3 और 1,3 ये थे। 3,1 आकर के इन्होंने काम खराब कर दिया। किसकी रिक्वायरमेंट बढ़ा दी इन्होंने? 1,1 की। तो 1,1 इज नॉट देयर, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसके क्वेश्चन करने में ज्यादा मजा आता है, थोड़ा सा वहां पे अजम्पशन भी लगेगा। वो अजम्पशन यही है, मैं अभी भी बता देता हूं। a, b है, अगर b, c नहीं है तो हमें a, c भी नहीं चाहिए, इट इज ट्रांजिटिव। एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये था हमारा थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन। हमने तीनों रिलेशन पढ़ लिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब इसका एक चार्ट बना करके मैं आपको दे देता हूं, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, ये रहा आपका तीनों टाइप का रिलेशन। इफ a, a बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू A, है ना? सारे एलिमेंट होने चाहिए। एक प्री कंडीशन है, इफ a, b बिलोंग्स टू R, देन b, a should also belongs to R, फॉर ऑल a, b belongs to A। ऑल इसमें नहीं है। यहाँ पे इफ a, b, belongs to R and b, c belongs to R, then a, c should also belongs to R for A, B, C belongs to। अब जो भी रिलेशन इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, मतलब एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो काफी सारे क्वेश्चन हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के, जिसमें कि हमें प्रूव करना है कि कोई पर्टिकुलर रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो हम उसके लिए क्या देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। और अगर ये तीनों हो गए तो हमारा रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लें। और तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ रिलेशन। कल हम इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी के भी और बाहर के क्वेश्चन भी। अगर सिस्टम बनेगा तो हम लोग एनसीईआरटी के पहले बाहर के क्वेश्चन कर लेंगे, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। पढ़ाई लगातार करते रहें, ठीक है? रिलैक्स हो। थैंक यू।